तो आइए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जो कि आपका है द लिविंग वर्ड। यानी कि इसमें एक ही चीज़ आएगी कि लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे हम। लिविंग क्या है, क्या नॉन लिविंग है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको एक प्रोस्पेक्टिव से देखा जाएगा, साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से। तो एनसीईआरटी को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और इसमें नॉन लिविंग और लिविंग को आज हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसा कि आपको एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें लगती होंगी, क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, तो उसके लिए आप देखते जाइए। बस देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है कि हाउ वंडर्ड इज लिविंग वर्ल्ड, यानी कि लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। यानी कि इसमें चीज़ें कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। हम इसे जब देखते हैं तो हमारे मन में क्या चीज़ें उठती हैं। हम जब अपने सराउंड में सारी चीज़ों को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, वाटर को देखते हैं, स्नोफॉल को देखते हैं, इन सारी चीज़ों को देख के हमें जो वंडरफुल अमेजिंगनेस की थिंग्स आती हैं हमारे माइंड में, ये चीज़ें जब चलती हैं कि कितना वंडरफुल है, कैसे ये चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं, प्रॉपर वे में चल रही हैं, यहाँ पे इवोल्यूशन होता है। तो इन सब चीज़ों को इसमें जानेंगे कि ये कैसे और क्यों है, इसका पर्पज़ क्या है, ये कब से हो रहा है। तो मतलब इसी का एक कंबाइन ये फॉर्म है, ये चैप्टर है पूरा। तो यहाँ पे हम देखते हैं द वाइड रेंज। अच्छा, ये जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ येलो वाला से, वो जस्ट आपको रीड करने के लिए है। बाकी ये ग्रीन वाली चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है कि क्या दी है एनसीईआरटी में। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग, देखिए इसको, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग। देखिए इसकी जो विविधता है, यानी कि डाइवर्सिफाई जितना है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये कितना अमेजिंग है। तो इसी बात एनसीईआरटी कर रहा है। एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं। और जहाँ पे हमारी मतलब हमें लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं एक मैनर में, और वहाँ पे सर्वाइवल के चांस हैं। बट किसके, हमारे तो नहीं है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हमारी आंखों से नहीं दिखती वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दिया नहीं, ये दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है कुड माउंटेन्स, यानी कि जो ठंडे पर्वत हैं वहाँ पे जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जो घने जंगल हैं, वहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। और उसके बाद ओशंस जो हैं, जो ओशन है वहाँ देखिए अब डीप ओशंस में भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। और उसके बाद वाटर लेक्स, यानी कि जो वाटर की लेक्स होती हैं, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। एंड डेजर्ट आल्सो, डेजर्ट में भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है हाई टेम्परेचर में। और हॉट स्प्रिंग, देखिए हॉट स्प्रिंग का जो झरने होते हैं, कुछ कुछ झरने में क्या होता है कि वो कंडीशन के हिसाब से काफ़ी गर्म होते हैं, तो वहाँ पे इस टेम्परेचर पे हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हो नहीं सकती, बट वहाँ पे हैं, नेचुरली वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। वो सारी चीज़ें जब एग्जिस्ट करती हैं तो हम सोच में रह जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये वास्तव में ही एक अमेजिंग थिंग है, ऐसा कैसे रेगुलेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी यहाँ पे कह रही है कि स्पीचलेस है, यानी कि इसको हम शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर अट्रैक्टिंग शार्क्स। ये वाली लाइन देखिए, ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, उसके बाद माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड अट्रैक्टिंग शार्क्स, वॉक्स एंड डीप सेंस वंडर। तो ये कह रहा है कि मेनली ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, जो समुद्री घोड़े होते हैं और भी चीज़ें होती हैं गैलोपिंग हॉर्स के अलावा, और तरह तरह की चीज़ें जो यहाँ पे दिखती हैं, जैसे माइग्रेटिंग बर्ड, यानी कि बर्ड कैसे माइग्रेट कर रही है। कभी देखे हैं आपकी कुछ पक्षी विशेष करके ठंडियों में एक जगह दिखते हैं, फिर वो गर्मियों के मौसम में नहीं होते हैं। तो ठंडियों में दिखने का क्या कारण है, वो गर्मियों में क्यों नहीं दिखते हैं। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो गर्मियों में दिखती हैं, ठंडियों में नहीं दिखती हैं। कुछ घास फूस जो होते हैं, देखिए आप
अपने इन्वायरमेंट में सराउंड में जब चीज़ें देखते हैं तो गर्मियों में काफ़ी घास फूस लुप्त हो जाती हैं। उसका क्या कारण है, वो क्यों हो रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों को डिफाइन कर रहा है एनसीईआरटी यहाँ पे। और माइग्रेशन क्यों हो रहा है, वो अपने कंफर्ट के लिए जा रही हैं। वो मान लीजिए आज कुछ चीज़ें राजस्थान में है तो वो हिमालय की तरफ मूव कर जाएंगी, वो हिमालय में है तो राजस्थान की तरफ मूव कर जाएंगी, ऐसा होता है इनमें। तो इन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहा है एनसीईआरटी। एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स को मतलब ये कह रहा है कि फ्लावर्स जो है वो इतने ब्यूटीफुल हैं। और जो फुलवाड़ी होती है, हम कहते हैं नहीं, बेसिकली फूल्स जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, फुलवाड़ी है, तो उसमें कितनी ब्यूटी है। अब ये इतनी ब्यूटी आई कहाँ से, कैसे है, तो वो हमें देखने में आती है, इतनी सुंदर क्यों लगती है, तो ये नेचर की खूबसूरती है, ये नेचर का ब्यूटीफुलनेस है। एंड ये देखिए अटैकिंग शार्क्स, यहाँ पे शार्क्स जो है इतनी अटैकिंग क्यों है, वो किसी को देखते हुए अटैक क्यों करती है, वो हॉरर टाइप की क्यों है। तो इसकी मतलब इसका एक डीप सेंस बनता है। डीप सेंस क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका इकोलॉजिकल, देखिए यहाँ पे बात हो रही इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉरपोरेशन एमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, एमंग पॉपुलेशन कम्युनिटी, देखिए एमंग पॉपुलेशन कम्युनिटी और इवन मॉलिकुलर ट्रैफिक सेल मेक डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। देखिए ये बात कर रहा है बेसिकली कि जो है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से क्या मतलब इसका पर्पज़ है, यानी कि इकोलॉजी के हिसाब से ये क्यों हो रहा है, मतलब इसका पर्पज़ क्या है। एंड कॉरपोरेशन एमंग ऑफ ए पॉपुलेशन, और ये बेसिकली बात कर रहा है कि जो पॉपुलेशन है, मतलब आप समझिए कि एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, तो वो एक कॉलोनी में क्यों ग्रो कर रहे हैं। इनकी एक कॉलोनी होती है कि देखिए इनका एक प्रॉपर वे होता है, कोई लंबी कॉलोनी में ग्रो करते हैं, कोई कॉलोनियल इस तरह से मतलब लाइक सर्कल में ग्रो करते हैं, और कुछ की रहने की कॉलोनी दूर दूर से होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जंगल में मिलने वाली अदर चीज़ों की बात कर रहा हूँ। या हम देखिए हम अपने सोसाइटी में एक गांव बना के या सिटी बना के एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, और कोऑर्डिनेटेड रह के एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी की बात कर रहा है। यहाँ इवन मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हमारे शरीर में जो चीज़ें हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, तो इनका भी एक पर्पस बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ट्रैफिक बोल रहा है, तो मॉलिक्यूलर यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एक संगठन है, यानी कि एक समूह है। तो इस संगठन जो कि हमारे लिए एक प्रॉपर मैनर में काम करता है, इस मैनर की बात कर रहा है कि आखिर है क्या। तो ये सारी चीज़ें बात कर रहा है कि इसका इकोलॉजिकल मतलब एक इम्पोर्टेंस है, इकोलॉजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और जियोलॉजी के भी हिसाब से इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ें सारी आप सोच के देख सकते हैं कि आखिर सारी चीज़ें एक साथ ही क्यों रहती हैं, यानी कि कोई जब स्पीशीज ग्रो करती है वो एक साथ रहती है क्योंकि उसको सिक्योरिटी भी फील होती है। मान लीजिए कुत्तों का झुंड है, तो अकेले कोई भी एक को मार के चला जाएगा, एक इंसान आएगा, कुत्ते को मारा एक डंडा, वो उधर से भाग गया। अगर 10 कुत्ते हैं तो वो अकेले इंसान को क्या पता दौड़ा लेंगे, तो वो बेफिक्र रहते हैं, उनको सिक्योरिटी फील होती है। वो ह्यूमंस के भी साथ होता है, आप अपने परिवार के साथ हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको गाली दे के भाग जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है ना, तो इसी पर्पस से चीज़ें हो रही हैं कि ये कॉलोनी में मतलब उसका एक रीज़न है, इसके बिहाइंड एक रीज़न है। और यहाँ पे बात करते हैं दिस क्वेश्चन हैज़ इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद, और ये क्वेश्चन वगैरह की बात कर रहे हैं तो इसे छोड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं। एंड द फर्स्ट इज़ ए टेक्निकल वन, तो यहाँ पे देखिए इसे हमें देखना पड़ेगा, ये 2 तरीके के क्वेश्चन हमसे करेगा कि टेक्निकल क्या है हमारी लाइफ में और क्या फिलॉसफिकल है। तो टेक्निकली हम इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, और फिलॉसफिकली अभी तो हम फिलॉसफिकल चीज़ों को देख रहे थे कि एक फुलवाड़ी है, उसमें सुंदर सुंदर गेंदे के फूल लगे हुए हैं, उसमें रोज़ के फ्लावर्स हैं, वो कितने सुंदर लग रहे हैं, और उसका हम क्या करेंगे, इसका मतलब तरह तरह के प्रॉपर वे में अगर हम देखें तो उसकी सुंदरता क्या है, उससे कैसे रिलेट करें उसकी सुंदरता को, ये प्रकृति में है क्यों। तो ये फिलॉसफिकल व्यू हो गया कि
और टेक्निकल व्यू क्या हो गया कि उसके बारे में हम उसकी डिसेक्शन करेंगे, उसके बाद चीर फाड़ के देखेंगे इसमें है क्या, इसमें क्या नहीं है, और ये इसका कब से टाइमिंग है, ये कब से इवॉल्व हुआ, ये कब तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल पार्ट हो गया। तो देखिए टेक्निकल वन, तो टेक्निकल वन ये हो गया, एंड फिलोसफिकल वन। देखिए अब ये दो चीज़ें होंगी। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस क्या है, सीक आंसर टू व्हाट इज़ पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या पर्पस है। एंड दी एज साइंटिस्ट, देखिए यहाँ पे कह रहा है साइंटिस्ट के अनुसार से इसका मतलब फिलोसफिकल व्यू तो नहीं बनता है, बट हाँ इसे हम आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आइए इस लाइन को हम पढ़ते हैं। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हम फिलोसफी की व्यू की बात ही नहीं करेंगे, हम साइंटिफिकली इसे ट्राई करेंगे डिफाइन करने की। देखिए यहाँ पे कह रहा है वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। हम ट्राई करेंगे इसको डिफाइन करने के लिए कि लिविंग चीज़ क्या है, उसकी क्या मतलब डाइवर्सिफाई है उसमें और नॉन लिविंग में, जिसे हम अलग कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ले सकते हैं कि जिससे ये चीज़ें अलग हो जाएं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन वी कन्वेंशनली लुक फॉर ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे ये बात कर रहा है कि हम लिविंग को डिफाइन करने के लिए इसके कुछ कैरेक्टर को देखते हैं, कुछ कैरेक्टर को पकड़ते हैं, और उस कैरेक्टर को पकड़ने के बाद इसका डिसेक्शन करना शुरू करते हैं कि ये इसमें है, ये इसमें नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं। जैसे क्या है कि इसमें फर्स्ट कैरेक्टर को ले लेते हैं हम। अच्छा ये चीज़ें आपके एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें जो है, और ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और ये सारी चीज़ें नोट करते रहिए। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, यानी कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। इन्वायरमेंट को हम सेंस कर पा रहे हैं और उसको मतलब रिस्पॉन्स भी कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के पैरामीटर्स से हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ये बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ स्टेबल, ये देखिए माउंट इज ए स्टेबल रिस्पॉन्स टू कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ये बात कर रहा है कि रिस्पॉन्स जो है हमारे माइंड में उसके प्रति क्या इमीडिएट मतलब हम क्या रिस्पॉन्स सोचते हैं, तो ये भी यूनिक फीचर है कि हम उसके जवाब में यानी कि उसके रिस्पॉन्स में कोई चीज़ सोच पा रहे हैं, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आ रहा है इमीडिएट कि ये चीज़ें हैं क्या। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपको थप्पड़ मारा, तो आपको भी याद ही आएगा कि इसको उलट के थप्पड़ मारूंगा, नहीं तो एक वापस से एक थप्पड़ मारेगा। तो बात ये है कि वो पेरेंट्स हैं कि अदर कोई है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। दूसरा कोई होगा तो आप भी एक थप्पड़ जड़ देंगे। अगर आपके पेरेंट्स हुए तो आप थप्पड़ नहीं जड़ेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये किसी रीजन से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिफ़र करती हैं कि हमारे माइंड में जो उसका रिस्पॉन्स आता है। देखिए आप किसी बैक्टीरिया को टच करते हैं तो उसे भी लगेगा कि मुझे कोई टच कर रहा है, वो भले से ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो वही बात कर रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ये रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है। एंड कैन ऐड फ्यू और मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, और इसमें हम मेटाबॉलिज्म को, इस चीज़ में हम मेटाबॉलिज्म को, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, और उसके बाद ये कह रहा है सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। यानी कि ये बात हो रही है कि इसका उद्भव कैसे हुआ, और ये मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी में रिएक्शन चलती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं। तो यानी कि रिएक्शन जो हो रहे हैं, मान लीजिए प्रोटीन फॉर्म, एमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, इनमें कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों की बात हो रही है कि ये हो क्यों रहा है, मतलब इसकी रीज़न क्या है। तो इन सब चीज़ों को लेके कह रहा है कि ये एक फैक्टर हो सकता है हमारी लाइफ में कि मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग में हो रहा है और नॉन लिविंग में तो नहीं है, कि एक पत्थर है उसके अंदर क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें तरह तरह की रिएक्शंस हो रही हैं, ऐसा तो है नहीं। देन एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, यानी देखिए ये क्या है कि हम जैसे
मान लीजिए ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स मान लीजिए यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, एक प्रोजनी को और मतलब अपने जैसे एक छोटे बेबी को और फॉर्म कर सकता है। तो ये एबिलिटी जो है ये ओनली किस में है, ये बात कर रहा है ये लिविंग थिंग्स में है, और लिविंग थिंग्स में ही है, और ये एबिलिटी हो सकती है, मतलब हम इसको ऐड कर सकते हैं इसमें कि ये लिविंग है, मतलब अपने आप को रिप्लिकेट कर। जैसे मान लीजिए कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करेगा, वो टूटेगा, मतलब 2 ऑर्गेनिजम्स में बन गया, 2 से 4 बन गया, 2 से 4 बन जाएगा, और उसके बाद वो अदर में मतलब अपनी ही जैसी, मतलब अदर लाइक कि अदर थिंग्स की तरह नहीं रहेगा, अपने ही जैसा। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल में है, इसका शेप एक गोलेकार है, तो गोला गोला सा दिख रहा है। हाँ, तो ये गोला गोला सा क्यों दिख रहा है, मतलब उसकी प्रोजनी भी गोली गोली सी क्यों दिख रही है, कि मतलब अपने जैसा ही, थोड़ा डिफरेंट रह सकता है क्योंकि मियोसिस और माइटोसिस की बात होगी, थोड़ा डिफरेंट रह सकता है, बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें हम लेके यहाँ पे मतलब डील करेंगे कि इसका क्या कारण है। तो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस, और इसी हम आइए समझते हैं इन सब चीज़ों को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ से थोड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें शुरू होंगी क्योंकि हमने आपको लगभग एक्सप्लेन ही कर दिया है कि ये क्या है क्या नहीं है। और हाँ, एक चीज़ें आप याद रखिएगा, वो जो 4 फैक्टर हमने बताए हैं, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक पहला हो गया ग्रोथ हो गई, और दूसरी हो गई रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड हो गया मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के बाद हो गई हमारी कॉन्शियसनेस। यानी कि सेंस टू एबिलिटी, मतलब हमें सेंस करने की जो एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें होगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीजेज मास, इंक्रीजेज इन नंबर। देखिए, ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है मास में एंड नंबर में। देखिए, क्या है कि हम जब पैदा होते हैं तो 2 किलो के या 4 किलो के, मतलब इतना मैक्सिमम वेट होता है हमारा। और देखिए, जो बैक्टीरिया ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है, उसका तो वेट नहीं बढ़ता है बहुत ज़्यादा, उसका नंबर ही बढ़ता है। मतलब जो सिंगल सेल बैक्टीरिया है, तो वो फिजन के माध्यम से, जैसे एक मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो ये आगे जाके ये टूटेगा 2 पार्ट में, फिर ये ग्रो करेगा। तो ये नंबर के बेसिस पे यहाँ 2 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ कई हो गए, बहुत सारे हो गए। तो यही बात कर रहा है कि नंबर के हिसाब से भी ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों का हम मास नहीं मेज़र कर सकते ना। बैक्टीरिया है, वो एक कॉलोनी में आ रहा है, तो वहाँ पे मास मेज़र करना एक अनफेवरेबल फैक्टर है कि जिसे हम इतना अच्छा नहीं मानते हैं। उसमें कितना नंबर बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे ट्विन कैरेक्टर, मतलब 2 कैरेक्टर हो गया ग्रोथ के, फर्स्ट वन इज़ मास एंड सेकंड वन इज़ नंबर। एंड यहाँ पे देखिए ग्रोथ, मतलब देखिए सिमिलरली ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता है, और ये चीज़ें एनसीईआरटी आपको आगे एक्सप्लेन भी करेगी। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीज़न। देखिए, अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारी बॉडी में कैसा होता है कि हम छोटे होते हैं जब न्यूट्रिशन हमें मिलता है, हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म की क्रिया से जब गुजरना पड़ता है, तो क्या करती है कि न्यूट्रिशन लेती है और सेल डिवीज़न कंटिन्यूटी होता रहता है। और सेल डिवीज़न होने के साथ साथ वो ग्रो भी होते रहते हैं, उनका मास भी बढ़ता रहता है। आज आप 2 किलो के हैं, आज से 20 साल बाद हो सकता है आप 50 किलो 65 किलो के हो जाएं। तो यही चीज़ें कह रहा है एनसीईआरटी। जो मल्टी सेलुलर है वो ग्रो बाय सेल डिवीज़न। और प्लांट्स, देखिए प्लांट्स के लिए भी सेम चीज़ें कार्य करती हैं। तो प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न, प्लांट की जो ग्रोथ है वो सेल डिवीज़न के थ्रू होगी। एंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ स्पान, मतलब ये देखिए कह रहा है प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न, यानी कि सेल डिवीज़न के द्वारा इसकी ग्रोथ होगी। एंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पान, यानी कि ये अपने पूरे लॉन्ग लाइफ टर्म में अपने सेल को डिवाइड करता रहेगा और ग्रो होता रहेगा।
थ्रू आउट लाइफ चलता है इसका, मतलब जब तक ये डेड नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे क्रियाकलाप करता रहेगा, ऐसी एक्टिविटीज़ ये करता रहेगा। एंड दी एनिमल्स, अब एनिमल्स के केस में आते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखिए, एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप ए सर्टेन एज, यानी कि यहाँ पे आपको एक सर्टेन एज तक ग्रोथ मिल रही है। आप मान लीजिए 25 ईयर के हो रहे हैं या 30 ईयर के हो रहे हैं, तभी आपके वेट भी बढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। उसके बाद क्या होता है, सेनिसेंस फेज आ जाता है। और सेनिसेंस फेज का यानी कि मतलब है, ये प्लांट में यूज़ किया बट ह्यूमन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका ये पर्पज़ होता है कि सारे सेल्स जो है आपके वो डिस्ट्रॉय होना शुरू करेंगे, यानी कि इसमें ज़्यादा नए सेल नहीं बनेंगे, जो है वही काम कर रहा है। या तो ये होगा कि आपको इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद वहाँ पे कुछ सेल्स डिवाइड होके वो इंजरी फुलफिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें आती। तो इसकी आगे एनसीईआरटी जबकि डिस्कशन भी कर रहा है इसका। तो देखिए, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ सीन अप टू ए सर्टेन एज, यानी कुछ समय तक ही देखते हैं, मतलब सर्टेन एज यानी कि जो कि डिफाइन है उधर तक ही ग्रोथ होती है, उसके आगे जाके ग्रोथ तो नहीं होती है। एंड सेल डिवीज़न अकर्स ए सर्टेन टिश्यू, और सेल डिवीज़न जो है वो परफॉर्म तो करती है बॉडी, इस टाइम में भी परफॉर्म करेगी, बट ये किस जगह परफॉर्म करेगी ये हमारे लिए एक बात है कि ये कहाँ पे होगा। तो यहाँ एनसीईआरटी लिख रही है रिप्लेस और लॉस्ट सेल्स, यानी कि जो मान लीजिए आपके लीवर्स में कुछ इन्फेक्शन हो गए, वहाँ पे कुछ पार्ट को काट के हटा दिया गया, तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। तो बात हो रही है कि लॉस्ट, मतलब ये इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में। और इंजरी का जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए कि आपको जब घाव लगेगा तो मतलब कटिंग हो गई आपके हाथ में, तो उसको ये कैसे फुलफिल करेगा। तो यही चीज़ें हैं। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न, देखिए ये आ गई बात ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जो इसका इसमें हम दो फैक्टर लेंगे कि ये ग्रोथ क्या है और रिप्रोडक्शन क्या है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखिए हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ का मतलब तो यही है कि मतलब एक ये सेल है, ये इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है जनरली बैक्टीरिया में। ग्रोथ और ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक दूसरे के क्या हैं, ये दूसरे के पर्याय हैं। मतलब कि यहाँ पे सिनोनिम्स कह सकते हैं हम कि एक सेल है वो डिवाइड किया, 2 सेल बनाया, 2 सेल फिर डिवाइड किया, फिर यहाँ पे 2 बनाया, फिर यहाँ पे 2 बनाया। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसकी रिप्रोडक्शन भी हो रही है और इसकी ग्रोथ भी हो रही है। ग्रोथ का सेंस ही मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन से है। और ये दूसरे वर्ड जो हैं आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये आपस में इक्वल मतलब वेटेज रखते हैं कि मतलब सेम ही चीज़ है, सेम ही कह सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी यही बोल रही है कि ये चीज़ें डिफ़र नहीं करती हैं मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंड वन कैन ईजिली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर, और यहाँ पे बात हो रही है कि वन कैन ईजिली ऑब्जर्व इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली कंटिन्यू द नंबर ऑफ सेल इन माइक्रोस्कोप। तो यही बात हो रही कि हम इनमें से देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में कौन सी, जो कि हमने बात कर ली है कि जैसे बैक्टीरियल सेल हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन उनके लिए सिमिलर टर्मिनोलॉजी है। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और प्लांट के लिए ये चीज़ें मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये सिमिलर टर्म नहीं है। ये एनसीईआरटी कहने का मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि अलग अलग फेज में चल रही हैं। देखिए जब जैसे ग्रोथ प्लांट के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्या है, सीड है, ये क्या हो गया, एक सीड है, ये सीड है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम तक इसकी ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होने पे क्या होगा, तो यहाँ पे ग्रोथ होने के बाद एक प्लांट बनेगा। तो प्लांट में एक ऐसा फेज आएगा बाद में जब ये फ्लावर करेगा, और फ्लावर करने के बाद हमारा प्लांट
ये जो प्लांट है ये फ्लावर जब कर लेगा तो फ्लावर करने के बाद क्या होगा, इसमें फ्रूट्स लगेंगे और फ्रूट्स लगने के बाद ये नए सीड को फॉर्म करेंगे। तो नए सीड एक नए पेड़ को फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका ग्रोथ फेज जो है वो ये है। मान लीजिए सीड से जो है ये ग्रोथ फेज हो गया और ये हो गया जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्लावर नहीं लेते हैं, यानी कि यहाँ पे एक नया प्लांट और बन गया। तो यानी कि यहाँ पे सारी प्रोसेस होगी, एक प्लांट और बना रहे हैं, तो ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होगी। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो मान लीजिए किसी आम के पेड़ में 5 साल तक ग्रोथ हुई, फिर 5 साल के बाद वो रिप्रोड्यूस कर देगा, यानी कि उसमें फल या सारी चीज़ें मतलब बाद में आनी शुरू होंगी। तो यही है कि वो 5 साल के बाद का जो फेज़ होगा, हो सकता है उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, उसमें जो है सीड्स बने। तो यहाँ पे सीड से हम रिलेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि यानी कि एक फेज़ ये हो गया जिसमें ग्रोथ हो रही है और एक फेज़ वो हो गया जिसमें फल फूल लग रहे हैं। तो ये अलग अलग फेजेस में हैं, तो म्यूचुअली मतलब एक साथ ही नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हमने बैक्टीरिया में देखा, ये चीज़ें एक साथ ही चल रही थी, ये यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स हैं, ये अलग अलग चल रही हैं। तो यहाँ पे इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये जो है एक्सक्लूसिव इवेंट है, इंक्लूसिव नहीं है। एंड यहाँ पे बात हो रही वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बरिंग इंक्रीजेज, अंडरलाइन कर देता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बर इंक्रीजेज इन बॉडी मास कंसीडर्ड एज ग्रोथ। तो देखिए ग्रोथ के लिए ये कह रहा है कि बॉडी मास में भी जो इंक्रीजमेंट होता है वो भी हमारे लिए एक ग्रोथ का फैक्टर है। एंड नॉन लिविंग, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यहाँ पे नॉन लिविंग बोल रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो मेक इंक्रीजेज इन मास। मतलब देखिए यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, मान लीजिए आप सर्दियों में नहीं नहाते हैं, मान लीजिए आपका वेट है यहाँ पे 50 किलो, हो सकता है 50 किलो 500 ग्राम हो जाए, हाँ 50 किलो प्लस 500 ग्राम और हो जाए। तो ये चीज़ें क्या होगी, ये 500 ग्राम आपके ऊपर जो मैल एक्यूमुलेट हो गई है तो उसकी भी ग्रोथ मान सकते हैं। मतलब ये कहने का सेंस नहीं है कि आप नहाते नहीं हैं। तो सर्दियों को कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए आप जो माउंट है, माउंट में भी चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही हैं क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ रहा है और वहाँ मान लीजिए स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल होने के बाद जब ऊपर की चोटी पे उसके बर्फ़ जम जाएगी तो उसकी हाइट और उसकी विड्थ जो है वो तो पहले से ज़्यादा हो गई। और जो टीले हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ ये राजस्थान साइड हो गए, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आंधी आती है, तो आंधी जब आएगी वहाँ पे रेत एक्यूमुलेट हो गई, वहाँ पे रेत एक्यूमुलेट हो गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे कुछ था नहीं, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे ग्रोथ हुई। तो ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे मास भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे चीज़ें भी बढ़ रही हैं। तो इसे तो हम नहीं कह सकते हैं मतलब कि ग्रोथ एनिमल में हो रही है, बट इंट्रेंसिक या एक्सट्रेंसिक, ये अंदर की तरफ से हो रही है या बाहर की तरफ से। जो बाहर की तरफ से हो रही है तो उसे हम लिविंग नहीं कंसीडर कर सकते, बल्कि हम अंदर की तरफ वालों को इंट्रेंसिक, यानी कि ये जो कैरेक्टर है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ये लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी लिख रही थी, इसको मैं लाइन को आप समझा दे रहा हूँ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो ऑल्सो टेक इंक्रीजेज इन बॉडी मास एंड अ सर्टेन एज। ये है क्या है कि ये जो बोल रहा है कि क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, तो इसमें कहने की बात ये है कि ये सर्टेन एज तक मतलब क्राइटेरिया, तो इसमें जो है क्राइटेरिया यही हो सकता है कि वो इंक्रीज हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो इंट्रेंसिक है या एक्सट्रेंसिक है। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो माउंटेन हो गए और यहाँ पे बोल्डर्स हो गए, यानी कि जो पत्थर लाइक चीज़ें हो गई उनके, और सैंड माउंट्स, जो सैंड माउंट्स हैं, माउंट्स हैं, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो बाहरी चीज़ों के एक्यूमुलेशन से उनका वेट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर से ग्रोथ हो रही है।
तो कभी कभी क्या होता है कि देखिए आप एक माउंटेन ले लीजिए, तो ये समय के मान लीजिए 10,000 साल में, ये 10,000 साल में ये माउंटेन और बढ़ के यहाँ पे मतलब इसकी चोटी पहुँच गई। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ग्रोथ हो रही है, बट वो एक तरीके से एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक मतलब जो भी कह सको। तो वो क्या है, प्लेट जो अर्थ है हमारी, ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ में आपने सुना होगा कि ये अंदर की प्लेट्स होती हैं, ज़मीन की सतह होती है, वो जब खिसकती हैं तो एक इकोलॉजिकल जियोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसमें जो है पहाड़ जो हैं वो ग्रो होते हैं, उनकी चोटी जो होती है लंबी होती जाती है, यानी कि उनकी जो ऊपर की शिला होती है वो लंबी होती जाती है। एंड हाउएवर देखिए यहाँ पे, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो हम इसकी बात कर चुके हैं कि जो एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल का सरफेस पे, वो जो है वो नॉन लिविंग की ग्रोथ का कैरेक्टर है। एंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या है हो रही है, इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ से हो रही है। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में, अब बॉडी में तो नहीं, मतलब सेब का टुकड़ा ऐसा हाथ पे चिपका के नहीं रखते हैं कि वो बाहर से चिपक जाएगा फिर उधर तो उतना फूल जाएगा, ऐसा तो पागलपने हम नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसे खाते हैं। खाने के बाद क्या हो रहा है, वो बॉडी के इंटरनल पार्ट से, जैसे सेल में गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, और वो बॉडी वेट जो है हमारा अंदर से बढ़ रहा है। तो ये एक कैरेक्टर हो सकता है। एंड ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ देयरफॉर कांट बी टेकन एज डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। एंड कंडीशन अंडर, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि कंडीशंस अंडर विच इट कैन ऑब्जर्व इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी एक्सप्लेन्ड, and then we understand a characteristic of living system। यहाँ पे ये कंडीशन बेस्ड चीज़ों की बात कर रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंडीशन है उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, और इस लाइन में कुछ है खास नहीं। एंड ए डेड ऑर्गेनिज्म्स डज नॉट ग्रो, और जो डेड ऑर्गेनिज्म्स है, यहाँ पे बात हो रही है कि डेड ऑर्गेनिज्म्स जो हैं, इस लाइन का कोई मतलब निकल नहीं रहा। एंड ए डेड ऑर्गेनिज्म्स डज नॉट ग्रो, और जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। जैसे कि कोई मुर्गा जो है, मतलब कोई चीज़ मर चुकी है, वो डिकम्पोज होना शुरू करती है, उसके बॉडी वेट में तो कोई चेंजेस दिखते नहीं है कि ये बढ़ रहा है। चेंजेस दिखते हैं मतलब कि वो वेट को लॉस करने में दिखते हैं, वहाँ पे माइक्रोब्स वर्क करते हैं, यानी कि उसकी बॉडी वर्क नहीं कर रही होती। तो ये डेड सिस्टम के लिए हो गए। एंड रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कभी कभी हमें लगता है कि देखिए रिप्रोडक्शन जो हमारी बॉडी में चल रही है वो हो सकता है कि ये मतलब हर, जैसे कोई भी चीज़ है जो रिप्रोड्यूस कर रही है वो लिविंग है, मान लेते हैं हम वो चीज़ें लिविंग हैं। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में दो चार चीज़ें आप नोट करिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आप, जो स्टेराइल कपल होते हैं, म्यूल होती हैं, और एनसीईआरटी में आगे दिया है म्यूल, स्टेराइल कपल, और दो चार चीज़ें और दी हैं कि जो है मेल बी, जो बी के बारे में है, बी जो है यानी कि कुछ प्रकार की जो मधुमक्खी होती हैं वो मेरे ख्याल से मेल को दिया है, आगे देख लेंगे हम। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको नोट करने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में कहाँ दिए हैं आगे चलते चलते। रिप्रोडक्शन लाइक ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन हमें मालूम पड़ता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर दोज पेरेंट्स। तो यहाँ पे बात हो रही कि देखिए हम जब देखते हैं किसी चीज़ को, वो अगर रिप्रोड्यूस कर रही है, जैसे बैक्टीरिया हो गया,
तो किसी फैमिली का बैक्टीरिया है उसी फैमिली की तरह सिमिलर रहेगा। और हम देखते हैं कि एक ह्यूमन बींग्स है तो उसमें भी क्या है कि 2 हाथ 2 पैर 2 कान हाँ 2 कान 2 आँख, तो ये सारी चीज़ें क्या है ह्यूमन बींग्स में दिख रही हैं। और कुत्ते में भी देखते हैं कि उसकी बॉडी क्या है 4 पैर हैं, 4 पैर के बाद 2 कान हैं। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी क्या है उनकी जनरेशन टू जनरेशन वेरी नहीं कर रही, वो चीज़ें मतलब नहीं चेंज कर रही। हाँ उनका एक चीज़ है कि हमारा चेहरा आपके पड़ोसी से नहीं मिलता और मतलब सारे लोग एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन सबके पास 5-5 उंगलियां हैं, सबके पास 2-2 पैर हैं, 2-2 हाथ हैं। तो ये मोर और लेस यानी कि कम या बहुत ज़्यादा ही सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं जो चीज़ें रिप्रोड्यूस करती हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर ये बता रहा है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में मतलब सिमिलरली अपने जैसा कोई एक चीज़ उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, यानी कि प्रोडक्शन करने की एबिलिटी रखती हैं, वो रिप्रोड्यूस कर रही हैं। तो जैसे एक देख लीजिए आम का प्लांट है, तो आम के बीज को आपने डाल दिया खेत में, वो बड़ा हुआ, वो 20 साल बाद कैसे उसकी पत्तियां भी आप देखेंगे, उसके फल भी देखेंगे, वो जो पिछले आम के पेड़ से आया था उसका भी आगे जाके सिमिलर ही लगेगा। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। एंड देखिए यहाँ इनवेरेबिलिटी इम्प्लिसिटी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मतलब इम्प्लीमेंट ये चीज़ें करती है कि जो इनवेरेबिलिटी है, जो यानी कि हमारी शरीर में जो चेंजेस होते हैं थोड़ा बहुत मान लीजिए जेनेटिकली होते हैं या मतलब और कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन आल्सो, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ये डिफाइन कर रहा है, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए, लोअर ऑर्गेनिजम्स में यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया और प्लेनेरिया हो गया यानी फ्लैट फॉर्म्स। तो इनमें जो होता है कि रीजनरेशन कैसे होता है, इनमें तो सेक्सुअल रीजनरेशन तो होता नहीं है, मतलब रीजनरेशन का सेंस यहाँ के है कि इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तो होता नहीं है, बट ये भी अपने प्रोजेनी को अपने सिमिलर चीज़ों को एक और रूप देके मतलब एक फॉर्म और बना देते हैं, 2-4 अपनी तरह और पैदा कर दिए। तो ये कैसे होता है जबकि इनमें सेक्सुअल नहीं होता है? तो ये एसेक्सुअल मीन है। ये 2-3 तरीके की होती हैं और जनरली मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स नोट करा दे रहा हूँ, तो आप उसको देखिएगा। यहाँ पे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में क्या होगा बडिंग, और यहाँ फंजाई एल्गी, प्रोटोनीमा, और यहाँ पे क्या होगा फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन और यहाँ प्लेनेरिया हो गया, फ्लैटवर्म। यहाँ पे क्या होगा ट्रू रीजनरेशन। ये देखिए आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या दिख रहा है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब मेरे हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से क्या है? तो ट्रू रीजनरेशन का मतलब यही है कि उसके किसी भी पार्ट को आप मान लीजिए कि उसके बॉडी का कोई भी पार्ट्स आप उठा के कहीं फेंक दीजिए, तो वो नए फॉर्म को मतलब एक नए एनिमल को या मतलब एक नए प्लांट्स को वो बना लेगा खुद ब खुद वो नए में। और ऐसा देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन ये है कि एक बॉडी है उसमें 2-4 न्यूक्लियस हो गए, वो जनरली एल्गी और प्रोटोनिमा फंजाई में होती हैं। तो वो क्या है एक निश्चित तौर पे कोई टुकड़ा होगा, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो वो एक फ्रेगमेंट यानी कि पूरा का पूरा एक ये जो हिस्सा है ये जब उससे अलग होगा, ये जब उससे अलग होगा तब वो नई बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इतने पार्ट को आप काट के कहीं डाल दें तो वो शायद नहीं रिप्रोड्यूस करेगा, जबकि उसमें इतना पार्ट होना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो फ्रेगमेंट में टूट के वो अपने नई प्रोजेनी को अपने नए फॉर्म को रिफॉर्म करता है, एक और चीज़ें बना के रखता है। तो ये बात हो गई यहाँ पे।
एंड हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में बडिंग होती है। बडिंग यानी कि एक प्लांट है तो उसमें कुछ पार्ट ऐसे निकल गया, तो निकलने के बाद इसको अलग कर दोगे, तो अलग करने के बाद ये फॉर्म गिरेगी यहाँ पे और मिट्टी में ये अपना नया एक पेड़ बना लेगी, और यही हो गया बडिंग हो गई, ये चीज़ें बडिंग हो गई आपकी। तो ये हो गया, इसमें इतना डिफरेंस है। और हम आगे देखते हैं कहाँ तक हुआ था, यहाँ तक। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली मीन्स आल्सो, ये एसेक्सुअल मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड फंजाई मल्टीप्लाई स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस। और ये फंजाई के लिए कह रहा है कि ये स्प्रेड होते हैं मिलियंस ऑफ स्पोर्स, यानी कि जो स्पोर्स इसके बनते हैं वो जगह जगह स्प्रेड हो जाएंगी, यानी कि जगह जगह पर इसे बिखेर देंगे हम, वो अपने फॉर्म को मतलब फंजाई को विकसित कर लेंगे, ये बात हो रही है। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट हाइड्रा ऑब्जर्व बडिंग। तो हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं जैसे कि यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। तो यीस्ट और हाइड्रा में क्या हम देखते हैं, इसमें बडिंग हम देखते हैं यीस्ट और हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा के ही कैटेगरी में यहाँ पे एक चीज़ें और ऐड कर लीजिएगा, वाई यहाँ पे यीस्ट को ऐड कर लीजिएगा। ये आपके जो है क्वेश्चंस में बनता है, क्योंकि एग्जाम्पल ही मेन चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रा इन सब चीज़ों में बडिंग होती हैं। एंड प्लानेरिया यानी प्लेटफॉर्म्स की बात हमने कहा कि यानी कि ये इसमें क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। इसे किसी भी पार्ट को आप काट के कहीं भी डाल दो तो वो रीजनरेट कर जाएगा कहीं भी, मीन्स इसका मतलब है कि इसके फेवरेबल इन्वायरमेंट में। और इसमें हमने ट्रू रीजनरेशन को ऑब्जर्व किया है। देखिए कह रहा है प्लानेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, प्लानेरिया में हमने ट्रू रीजनरेशन को ऑब्जर्व किया है। ए फ्रेगमेंट ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स न्यू ऑर्गेनिजम्स। और फ्रेगमेंट जो है, फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा है, एंड नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्लानेरिया का जो हम टूटा हुआ पार्ट या कोई पार्ट ले रहे हैं, उसका एक फ्रेगमेंट ले रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि एक नई बॉडी को, यानी कि न्यू ऑर्गेनिजम्स, नया ऑर्गेनिज्म जिसमें अपनी सेंस करने की एबिलिटी है अलग से, तो वो अपने फॉर्म को मतलब रिफॉर्म कर ले रहा है, बना दे रहा है। एंड फंजाई है फिलामेंटस, देखिए यहाँ पे फंजाई की बात हो रही है, फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस एंड मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सारी चीज़ें जो है ये फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से मल्टीप्लाई होंगी। इनमें फ्रेगमेंटेशन टाइप का मतलब जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स जो जनरेट करने की एबिलिटी है वो बाय फ्रेगमेंटेशन है, यानी कि वो जो फ्रेगमेंट में टूटेगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया है फ्रेगमेंटेशन क्या है। एंड व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर लाइक ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एल्गी और अमीबा, इनमें क्या है कि ग्रोथ और हम बोल सकते हैं ग्रोथ जो इसकी हो रही है वो, और रिप्रोडक्शन, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं कि ये चीज़ें सिमिलर ही हैं, ये इनमें कुछ डिफरेंस लगता नहीं है। जैसे कि मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था कि एक के बाद दूसरा ग्रो होगा, दूसरे के बाद 2 से 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 ऐसे ग्रो होंगे। तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर टर्म है। इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ सेल, और इसमें नंबर ऑफ सेल का इंक्रीजमेंट होगा और इसी को हम ग्रोथ कह देंगे। वी हैव ऑलरेडी डिफाइन द ग्रोथ इक्विवेलेंट इंक्रीजेस इन सेल नंबर और मास। हम इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि सेल का नंबर इंक्रीज़ करना और मास इंक्रीज़ करना ये ग्रोथ के कैरेक्टर हैं। एंड हेंस वी नोटिस सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, देखिए हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमने क्या नोटिस किया, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दीज टर्म टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और इसके लिए हम श्योर नहीं है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, तो ये आगे की लाइन में आपको समझ में आएगा। फर्दर दीज मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात ही अलग थी, उसमें अलग चीज़ें चल रही थी,
और नॉट वेरी क्लियरली श्योर अबाउट टू टर्म्स ग्रोथ रिप्रोडक्शन फर्दर, मतलब ये कि सेम ही है। एंड मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि देखिए इनकी बात हो रही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की। आइए हम थोड़ा इसको हट के समझते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। जैसे कि हम मानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग तो ग्रोथ करता है, ह्यूमन बीइंग को ग्रोथ करता है, और वर्कर बीज जो हैं वो ग्रोथ करती हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन भी ग्रोथ करता है, और इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मान रहे हैं, बट इसमें रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है। तो इससे हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये दोनों टर्म मतलब सेटिस्फाई करती हैं इन चीज़ों को? ये चीज़ें तो नहीं सेटिस्फाई करती हैं। हाँ, ग्रोथ हो रही है बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या हम मान लेंगे नॉन लिविंग है? ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती कि नॉन लिविंग है, क्योंकि हम देख रहे हैं इनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अदर कैरेक्टरिस्टिक हैं, सेंस करने की एबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों को हम बहुत ही श्योरली से नहीं कह सकते हैं। ये बात हो रही है डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, और हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कांट बी। देखिए रिप्रोडक्शन के बारे में क्या लिख रहा है, आल्सो कांट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है वो मतलब ये एक हम नहीं क्राइटेरिया मान सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस और रिप्लिकेटिंग, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एबिलिटी नहीं रखते हैं रिप्रोड्यूस करने की और रिप्लिकेट खुद को करने की। रिप्लिकेट क्या है कि अपने फॉर्म को, जैसे बैक्टीरिया अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा था, लाइक दिस थिंग्स। एंड रिप्रोडक्शन क्या है कि उसे सेम चीज़ों को कह सकते हैं। एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाबॉलिज्म, और जो मेटाबॉलिज्म, आइए हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म की और क्या मतलब जो लिविंग थिंग्स हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म के व्यू से डिफाइन करते हैं, यानी कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक इसको हमने माना है, तो इसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए केमिकल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो केमिकल ही बने हुए हैं। दिस केमिकल स्मॉल बिग, ये केमिकल जो हैं स्मॉल हो सकते हैं, बिग हो सकते हैं, एंड बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास, साइज, फॉर्म, फंक्शन। तो ये कई क्लास में हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके साइज़ में, फंक्शन में ये डिफरेंट हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इसे तो हम इन चीज़ों में डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो रिएक्शन चल रही हैं मतलब डिफरेंट थिंग्स को मिल के, वो कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म का फॉर्म जो है वो सारी चीज़ों को मिल के बन रहा है। तो आगे इसकी बात करते हैं। एंड द कॉन्स्टेंट बिग मेड एंड चेंज, ये देखिए कह रहा है कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इन सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो कॉन्स्टेंटली मतलब चेंज करते रहते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया, ग्लूकोज टूट के क्या बन रहा है, और वो टूटे हुए पार्ट से क्या, कहाँ से एटीपी जनरेट कर रहा है, कहाँ से एनर्जी बन रही है। जैसे कि आप डाइजेशन में पढ़ते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन में, तो कुछ रिएक्शंस लिखे होते हैं कि ये ग्लूकोज इतने पार्ट में टूटता है, एटीपी प्लस फ्रक्टोज, ये सारी रिएक्शन जो डाइजेशन वगैरह में दी हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसकी बात हो रही है। एंड दीज कन्वर्सेशंस आर केमिकल रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो कन्वर्सेशन है टूटने और सुलझने की, जो मतलब मान लीजिए ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहे हैं, और मान लीजिए सी डी जो थे ये सी प्लस डी बना रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है कि ये एनाबॉलिज्म है, और ये क्या है कैटाबॉलिज्म है। और देखिए क्या हो रहा है कि जहाँ पे कोई चीज़ टूटती है तो वहाँ एनर्जी रिलीज़ होगी, और जहाँ कोई चीज़ बन रही है तो वहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है, तो इसको हमने देख लिया जैसे कि। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग द साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बात हो रही है कि कोई भी हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे यूनिसेलुलर हो गया और मल्टी सेलुलर हो गया,
तो उसमें कंटिन्यूसली क्या चलता रहता है, उसमें कंटिन्यूसली चलती रहती है कुछ ना कुछ थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन हमेशा ही चलती रहती हैं। ये बात हो रही ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स, ये जो हो गया ये सारी चीज़ें, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स जो हैं हमारी बॉडी में, इनमें भी मतलब मेटाबॉलिज्म चलता रहता है और ये हमारे लिए एक डिफाइन करने का एक कैरेक्टर हो सकता है। एंड द सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म, इन सब चीज़ों का जो सम है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब जितनी एक्स वाई जेड मान लीजिए पूरी रिएक्शंस हो गई हमारी बॉडी की, टूट रहा है कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है कुछ बन रहा है, तो इन सब चीज़ों को मेटाबॉलिज्म हम कह देंगे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेटाबॉलिज्म की एबिलिटी नहीं रखते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे सेल फ्री सिस्टम की बात हो रही कि जो मेटाबॉलिज्म है उसे हम कैसे देख सकते हैं, मतलब किस व्यू से देख सकते हैं कि ये जो है टेस्ट ट्यूब में हमने मान लीजिए ब्लड के साथ कुछ कंपोनेंट और ऐड किया और उसकी रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में चल रही है, और जब उसकी टेस्ट ट्यूब में चल रही है तो वो ब्लड से जो रिएक्ट कर रहा है उसको हम बाद में बॉडी में वापस से इंजेक्ट करने वाले हैं। कि मान लीजिए एक ओवम हो गया और एक स्पर्म हो गया, उसका फ्यूज़न नहीं पॉसिबल है तो उसे हम ले के लेबोरेटरी में भी वो चीज़ें कर सकते हैं और करने के बाद वापस से बॉडी में इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि जब ये चीज़ें परफॉर्म की जाएंगी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक लैब में परफॉर्म की जाएंगी, फिर बॉडी में इंजेक्ट की जाएंगी, तो ये रिएक्शन तो लिविंग ही हुई ना, क्योंकि उसमें जो है जो प्रक्रिया चल रही है वो लिविंग की चल रही है, नॉन लिविंग तो चल नहीं रही है। तो ये मतलब मेटाबॉलिज्म को ऐसा श्योरली नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब इसे भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही कहेंगे, जो मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी हमने कराया है चीज़ों को, जिस एनवायरनमेंट में रखा है, तो वो भी मेटाबॉलिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक आएंगी। जो जैसा कि हमने एक ओवम और स्पर्म की बात की, देखिए यहाँ पे ये लाइन फिर से समझ लीजिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड बॉडी सेल फ्री सिस्टम। और मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो हम बॉडी के बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये बात हो रही सेल फ्री सिस्टम, यानी कि जहाँ पे मतलब बॉडी की सेल वर्क नहीं कर रही हैं। एंड इन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म, और बॉडी ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही हैं, आइसोलेटेड मतलब मीडियम में, एंड परफॉर्म इन टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। और ये इसको कह सकते हैं कि ये लिविंग तो है ही नहीं, जहाँ परफॉर्म हो रही है टेस्ट ट्यूब तो लिविंग थिंग्स है नहीं, तो और नॉन लिविंग। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो टेस्ट ट्यूब है तो अब इसे लिविंग तो कंसीडर कर नहीं सकते, बट इसमें तो मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन कराई जा रही है, तो ये मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन हो रही है उसे नॉन लिविंग तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और इसे टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब जो चीज़ें हो रही हैं वो लिविंग थिंग्स के ही अंदर हों, वो चीज़ें नॉन लिविंग के अंदर भी कराई जा रही हैं। तो यही बात कर रहा है, आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म, जबकि मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग। देखिए आपको ये लाइन थोड़ी मतलब नहीं पच सकती है जब तक इसको हम पूरा नहीं करेंगे, तो इसे हमने एक बार समझ लिए हैं, अब इसको हम थोड़ा पूरा पढ़ के समझते हैं। Hence, while metabolism is a defining feature of living organisms, और इस तरीके से हम मेटाबॉलिज्म्स को क्या कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। जो है आइसोलेट करके जो हम रिएक्शन को बॉडी के बाहर परफॉर्म कर रहे हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन इस बात के मतलब श्योरली मतलब पूरी लिविंग तो नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हो रही हैं, तो मतलब इसके बारे में हम कुछ श्योर तो हैं नहीं, बट रिएक्शन लिविंग है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हो रही है। तो ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट भी लिविंग थिंग्स है, तो मतलब इस तरीके की चीज़ों में
मेटाबॉलिज्म को हम मतलब एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे ऑफ द बॉडी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ये क्या डिफाइनिंग फीचर, देखिए ये जितनी हेडिंग्स चल रही हैं इसमें तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मूव कर रही हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हम मतलब इसे मान सकते हैं कि ये डिफाइन कर सकता है, मतलब तो डिफाइन तो करते हैं, सारे फीचर ही डिफाइन करते हैं, बट ये क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें मतलब होंगी ही, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये चीज़ें किसी चीज़ में ना प्रेजेंट हो। और मान लीजिए कोई बॉडी है, एक ह्यूमन बीइंग है, अब मान लीजिए हमने मान लिया कि रिप्रोड्यूस जो कर सकते हैं वो सभी लिविंग थिंग्स हैं। तो अब कुछ लोग जो होते हैं जो स्टेराइल कपल होते हैं जिसमें एबिलिटी नहीं होती है, जिसमें स्पर्म नहीं बन रहा है या ओवम नहीं बन रहा है, वो फर्टाइल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या हम नॉन लिविंग थिंग कंसीडर कर लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि नॉन लिविंग थिंग कंसीडर कर लेंगे। तो ये पर्टिकुलरली हम नहीं कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग, मतलब ये क्या है कि 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। ये जो लिविंग नॉन लिविंग का क्राइटेरिया है उससे 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 100% कोई सेटिस्फाइड हो नहीं रहा है जितनी भी कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, तो इसकी बात हो रही है। तो यहाँ देख लेते हैं मोस्ट परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली कंप्लीटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सेंस करने की जो एबिलिटी है हमें इन्वायरमेंट की, ये लिविंग थिंग्स में होती है। तो उसके बाद देखते हैं रिस्पॉन्ड देयर सेंस इन्वायरमेंट स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो जो स्टिमुलेट करने की मतलब स्टिमुलेट हम किससे होते हैं, मतलब अपना एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि हमें कोई पत्थर मारे तो हमें पता चल रहा है कि हमें कोई पत्थर मार रहा है, हो सकता है हम भी जवाब में पत्थर मार दें, तो ये चीज़ें फिजिकल मैटर हो गई। और केमिकल, मान लीजिए कि हमने कुछ चीज़ें ड्रिंक कर ली तो या तो मतलब हमारी बॉडी पे पड़ गए, एसिड पड़ गया, तो एसिड भी हमें क्या कर रहा है कि वो जो है एक स्टिमुलस का काम कर रहा है, कि उससे भी हमें पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं और वो बायोलॉजिकल चीज़ भी होती हैं। बायोलॉजिकल, मान लीजिए आपको कोई लिविंग चीज़ है तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, मान लो कुत्ता भौंक रहा है, तो वो भी एक स्टिमुलस का काम कर रहा है, हमारे कानों में आवाज़ पड़ रही है और हमें इरिटेशन हो रहा है और हम उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब हो सकती हैं, मतलब इतनी चीज़ों को मतलब हम जो सराउंडिंग में जितना इन्वायरमेंट है वो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल 3 चीज़ों में एग्जिस्ट कर रहा है और उसके प्रति हम अवेयर हैं, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमें मालूम पड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे कि जो है कि मतलब जो सराउंडिंग में हमारी चीज़ें हैं उनमें जो सेंस करने की एबिलिटी है, जो हम सोच सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें ये चेंज हो रहा है, हम पे ये इम्पैक्ट आ रहा है, इसकी एबिलिटी की बात हो रही। एंड वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। तो ये बात हो रही कि थोड़ा पढ़ लेते हैं तब डिस्कस करते हैं। Since our organ plant respond to external phases like water, temperature, and other organisms pollutions, and all organisms of physical, all organisms from prokaryote to most complex eukaryotes sense and respond the environment and ये बात हो रही कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ऑर्गन या अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, पोल्यूशंस हो गए, उसके प्रति क्या है कि अभी पोल्यूशन हो गया तो मान लीजिए आपको कुछ सिकनेस आ जाएगी या मतलब बीमारियां होने लगेंगी, तो ये हमें बाहर से भी मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। और वाटर जो है वो पानी खा रहा है कि कैसा है, तो उससे भी हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और तरह तरह की चीज़ें जो हैं, लाइट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। अब मान लीजिए जहाँ लाइट की एबिलिटी ना हो तो वहाँ क्या प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम टाइप के प्लांट्स होंगे क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ लाइट की एबिलिटी आती है, तो ये ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
तो इन चीज़ों की बात हो रही कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मतलब हम इसे सेंस कर सकते हैं, इसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हमारी बॉडी इस पर रिस्पॉन्स कर रही है। ये चाहे छोटे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल हैं, अब मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया के सेल हैं, तो बैक्टीरिया के सेल पे मान लीजिए आप कुछ एसिड डाल दिए या मतलब उसे जो मतलब जिससे उसे इरिटेशन पैदा होता है, तो वो उस इन्वायरमेंट में तो ग्रो नहीं कर सकता है ना। तो यही बात कर रही है एनसीईआरटी कि जब उस इन्वायरमेंट में नहीं ग्रो कर पाएगा तो वो उसके लिए सेंसिटिव है, वो उसे सेंस कर पा रहा है और उसके प्रति एक रिफ्लेक्स अपनी बॉडी में दिखा रहा है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करता है। एंड पीरियोडिक, देखिए फोटो पीरियड अफेक्ट जो है, फोटो पीरियड इफेक्ट की बात कर रहा है। रिप्रोडक्शन सीजनल ब्रीडर, जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, यहाँ पे सीजनल ब्रीडर की बात हो रही है, प्लांट हो या एनिमल हो। जैसे क्या है कि आम के पेड़ जो है वो क्या है, गर्मियों में जो है वो आम देते हैं और गर्मियों में आप आम खा के बहुत इंजॉय लेते हैं। वाटरमेलन जो हो गए वो सर्दियों में तो नहीं आता है। और अब कुत्ते देखिए, कुत्ते जो है सर्दियों में ही ब्रीड करते हैं, गर्मियों में तो ब्रीड करते नहीं हैं। तो इनका इम्पैक्ट जो है सीजन्स का जो है, लाइट जो पड़ती हैं, जो इन्वायरमेंट बनता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो एनिमल्स पे भी आता है और प्लांट्स पे भी आता है। और इसके आगे देखिए क्या एनसीईआरटी कह रही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल entering their bodies and all organisms therefore aware to their surroundings and human beings are only organisms who aware themselves। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने आप में अवेयर है कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और इसके प्रति हम क्या रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। वैसे नेचर ने सबको एबिलिटी दी है कि ठंडी लगने पे पोलर बियर पे बाल उगा दिए और वो कहाँ शेल्टर ले सकता है, कहाँ नहीं ले सकता है, और चिड़ियों ने घोंसला बना के वहाँ से शेल्टर लेना सीखा है। ये नेचर ने सबको एबिलिटी दी है। बट ह्यूमन बीइंग क्या है कि अपने आप के प्रति, जैसे हमें कुछ तमाचा मारे तो हम भी उसे तमाचा मारने के लिए तैयार रहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ें मतलब हालांकि अदर, लेकिन अपने आप के बारे में कि हमारे पास तमाचा मारने की बात अलग होगी। तो हमारे पास क्या है कि हमने जाना कि हमारे पास लीवर है, हमारे पास किडनी है, हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, ये चीज़ें ऐसे रेगुलेट होती हैं। तो ये चीज़ें एबिलिटी खाली हमारे ही अंदर है, हम चीज़ों को नया इनोवेट करते हैं, अपने आप को जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और तरह तरह की मशीनरी डेवलप कर लिए। तो हमें जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी कि दूसरों के भी समझने की क्षमता है और अपने आप को भी समझने की क्षमता है। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है। तो ये चीज़ भी हम मतलब एक कैरेक्टर में डिफाइन करते हैं, मतलब कि एक डिफाइनिंग कैरेक्टर में शामिल करने मतलब कर सकते हैं कि सेल्फ जो कॉन्शियसनेस है वो मतलब कॉन्शियसनेस तो है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, लेकिन मतलब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है ये ह्यूमन का स्पेशल कैरेक्टर है कि ये ह्यूमन है। ह्यूमन में ये चीज़ें मतलब स्पेशल कैरेक्टर के लिए, ह्यूमन के लिए जब चीज़ें आएंगी तो आप इसको ही मार्क करेंगे कि ये अवेलेबल है ह्यूमन में ही, अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस में क्या है, ये एनसीईआरटी की हेडिंग है क्या, कॉन्शियसनेस जो है हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो देखिए 100% तो कोई चीज़ें नहीं सेटिस्फाई कर पाती हैं, बट कॉन्शियसनेस को हम एक जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की तरफ लेते हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हेन ह्यूमन बिकम व्हेन इट कम्स ह्यूमन बींग्स, जब हम ह्यूमन बींग्स में आते हैं, ऑल एंड इट इज़ ऑल मोर डिफिकल्ट एंड टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। We observe patient in coma in hospital, virtually supported by machines replacing the heart and lungs, and their patient is otherwise brain dead। देखिए क्या है कि कभी कभी इंसान क्या होता है, कोमा में वो ब्रेन डेड हो जाता है, यानी कि उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बट उसको हम मशीनों के द्वारा, तो उसके हम लंग्स के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, उसके हम एयर को प्योरीफाई करते हैं
और उसमें जो है हार्ट को मतलब मशीन के थ्रू पंप करते हैं, उसकी सारी बॉडी का सर्कुलेशन करते थे। ये सारी चीज़ जो है एक्टिविटी मशीनों के थ्रू हो रही है, और वो इंसान उसकी नर्व्स चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, बट उसकी जो माइंड की कैपेसिटी है तो वो कुछ फंक्शन को रेगुलेट कर रही, कुछ फंक्शन को नहीं रेगुलेट कर रही, या श्योरली ब्रेन डेड हो गया है। तो इन सब चीज़ों को मतलब अगर हम देखते हैं तो ये भी मतलब एक डिफाइन करने का कैरेक्टर नहीं मिलता है कि जो 100% सेटिस्फाई करे हमें। तो 100% सेटिस्फैक्शन यहाँ भी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि वो कोमा में जो है तो उसके चांसेस हैं भी कि आ भी जाएगा और नहीं भी आ जाएगा, वापस ये आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों चांसेस हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, और पेशेंट को अपने साथ क्या हो रहा है इसके बारे में कोई चीज़ें पता नहीं है। वो 10 साल बाद उठेगा तो उसे शायद 10 साल पहले की चीज़ें याद रहें, हो सकता है कुछ मेमोरी लॉस भी हो जाए। तो उसके बारे में जो बीच में ड्यूरेशन में जो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं वो चीज़ें उसको पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम 10 साल बेड पे हैं या कहाँ पे हैं, कि हमारे साथ 10 साल से लेटे हुए हैं, या मतलब 2010 चल रहा है तो 2020 कब लग गया ये नहीं पता लगेगा उसको। एंड आर सच देखिए आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। देखिए जो इस तरीके के मतलब डेड पर्सन है जिनका ब्रेन ख़त्म हो गया है, मशीनों के बल पे उनकी नर्व्स चल रही हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, तो ब्रेन भी डेड है और मशीनों के दम पे मतलब चले जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब बात आती है तो यहाँ पे हम कहने के लिए मतलब श्योर नहीं रहते हैं कि ये चीज़ें लिविंग ही है, क्योंकि उसका ब्रेन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एबिलिटी है कि रिस्पॉन्ड कर जाएगा, ये हो भी सकता है कि रिस्पॉन्ड कर जाए और नहीं भी कर पाए। तो इसे हम लिविंग और नॉन लिविंग क्या कंसीडर करें, ये एनसीईआरटी पूछ रही है। तो ये यहाँ पे आपसे सवाल तो नहीं है एनसीईआरटी है, बट बोल रही है कि इसे 100% डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं हम। तो हायर क्लासेस में, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शन। जो है हम हायर क्लासों में जब जाएंगे तो देखेंगे कि जो एक बाउंड्री खींची होती है लिविंग और नॉन लिविंग की, सभी चीज़ों को हम जानेंगे कि ये किस कारण हो रही हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेज इन रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। इस लाइन में कुछ खास है नहीं, फिर भी हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। यहाँ पे मेनली ये लाइन ये कह रही कि जैसे कि हम हो गया कि हमारी जो सेल है उनमें ये मतलब जो फीचर है किसी काम को करने का, जैसे हमारे हाथ हैं तो वो चीज़ें जो है जैसे हाथ को हम मोड़ रहे हैं सीधा कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं सीधा कर रहे हैं, तो वो हाथ की सेल्स में नहीं है। मतलब उसको परफॉर्म करने के लिए आपके बोन्स की सेल भी ज़रूरी हैं और उसके स्किन्स के सेल्स भी ज़रूरी हैं, ब्लड के सेल्स भी ज़रूरी हैं, और मेनली हमारे देखिए ब्रेन का सिस्टम भी ज़रूरी है। ब्रेन का सिस्टम हटा देंगे तो वो हो सकता है लिविंग पार्ट हो, बट आपका हाथ नहीं रेगुलेट करेगा। हाँ लिविंग है उस टाइम तक जब तक हम मशीनों के बल पे उसे रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें लिविंग हम श्योरली क्या है कि ये बात हो रही कि लिविंग नॉन लिविंग की बात हटाई, तो ये जो है कि जो इमरजेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो चीज़ें साथ में आके काम कर रही हैं, जैसे ब्रेन हो गया, हाथ हो गया और चलने की प्रक्रिया पैर हो गई, तो ये सारी चीज़ें ब्रेन को होते हुए ही सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो यही बात हो रही कि सारी जब सेल्स जो हैं वो क्या होती है, जब साथ में आती हैं तो कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अगर इनको सिंगल छोड़ दिया जाए तो शायद ये लिविंग रहेंगी, बट ये कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही कि जो साथ में मिलकर काम किया जा सकता है वो अकेले एक सेल नहीं परफॉर्म कर सकती, उसके अंदर मतलब इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती है। वो सारी मिलने के बाद जब एक कॉलोनियल फॉर्म में आती है तो उसमें कुछ एबिलिटी आती हैं। एंड सिमिलरली प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देखिए यहाँ पे बात हो रही है जो मतलब सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो हैं इनकी प्रॉपर्टी एंड आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनली बट अराइजेज इन रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग द कंपोनेंट
कंप्राइजिंग द। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो चीज़ें मैंने बताई वही चीज़ें ये कह रहा है कि जो सिंगल मान लीजिए यहाँ पे सेल्स हो गए, तो ये जो साथ में करने की एबिलिटी रखते हैं, जैसे कि मैंने हाथ पैर का एग्जांपल दिया कि पूरी बॉडी साथ होगी तभी एक फंक्शन परफॉर्म होगा, और सिंगल सेल को उठा के, सिंगल पार्ट को उठा के वो चीज़ें नहीं। तो यहाँ इमर्ज होने पे मतलब ये चीज़ें जब साथ में आती हैं तभी एक चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो इस चीज़ की बात ये हाई मतलब तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये जितना बढ़ता जाता है उतनी चीज़ें ज़्यादा परफॉर्म होती जाती हैं। एंड दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस फिनोमिना इन अ ट्रू हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। और ये जो है हायरार्की के लेवल पे मतलब चीज़ें जैसे है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो मान लीजिए एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, उसके बाद जो आते हैं उसके हायर लेवल पे आते हैं, तो वो जो हो गया मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा, कॉर्डेटा, जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है तो उसके थ्रू इसके जो हैं कार्य जो हैं, वर्क जो हैं, वो भी एक इन्हेंसमेंट लाते हैं, वो अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनकी बॉडी भी 10 तरीके से सोच सकती है। मतलब ये बात हो रही है कि जैसे अब सिंगल सेल है वो अपने बारे में कितना सेंस कर सकती है, वो अपने बारे में कितना सोच सकती है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनको पता है कि ये चीज़ें मिली हैं तो इसको खाना है, इसको खाने के बाद हमारा पेट भरेगा, नहीं तो भूख लगने पे भी मालूम पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है कि जो सिंगल सेल है उनको चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जा रहा है तो वो रिएक्शन कराने में मस्त हैं। तो बात हो रहा है कि जब चीज़ें बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी, तभी ये चीज़ें, इन चीज़ों का नंबर भी बढ़ेगा, हमारी बॉडी में सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और मतलब लेवल की बात हो रही है कि जितने लेवल अपर ऑर्गेनाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हायरार्की जो है वो बढ़ने पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। एंड देयरफॉर से लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर से इन दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। और जैसे कि ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी उसके बाद जैसे कि मान लीजिए एक क्या हो गया, एल्गी हो गई और एक ह्यूमन बीइंग है। एल्गी के प्रति अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है, वो लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जब उसके बाद अनफेवरेबल उसके पास एनवायरनमेंट आएगा तो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होकर मतलब वो ख़त्म हो जाएगी उस टाइम पे। लेकिन क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं या मान लीजिए कुत्ता है तो वो माइग्रेट कर जाएंगे। यहाँ ये चीज़ें नहीं है, आइए चलो नदी के किनारे बसते हैं, हो सकता है नदी के किनारे पानी भी है, वहाँ पे मछलियाँ भी हैं, वहाँ पे वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे प्लांट्स भी हैं, तो उससे हम खाने के लिए मतलब भूखे नहीं रहेंगे। तो मान लीजिए कि जहाँ पे भुखमरी जैसी चीज़ें आती हैं या पानी ख़त्म होता है तो हम दूसरी जगह हमारे माइग्रेट कर जाते हैं। तो यही बात हो रही है कि उसके अंदर सेल्फ रिप्लिकेटिंग यानी कि अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ इवॉल्विंग यानी कि खुद के इवॉल्व होने के लिए तरकीबें ढूंढ सकता है, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यानी कि अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर ले रहा है। जैसे ह्यूमन बीइंग जो है तरह तरह की चीज़ें तरह तरह की जगह जाके कर रहे हैं तो सेल्फ रेगुलेट कर रहा है। तो इंटरेक्टिव सिस्टम आर कैपेबल टू रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जो है इंटरेक्टिव सिस्टम मतलब जो रिस्पॉन्ड करता है बाहरी इन्वायरमेंट को, इसकी बात हो रही है। एंड बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो बायोलॉजी है वो लाइफ जो है अर्थ पे क्यों आई, कैसे आई, इसकी स्टोरी है, मतलब कब आई। एंड बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ and all living organisms present in present past future linked by another by the sharing of common genetic material to the varying degrees। जो देखिए क्या है कि यहाँ पे माना जाता है कि पहले जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था उसी से सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं उनमें, और आज एक ह्यूमन बीइंग में जो कॉमन चीज़ें हैं वो जेनेटिक मटेरियल के किस मतलब कुछ पार्ट जैसे है कि किसी चीज़ें में जो लोअर ऑर्गेनिज्म में है वो ज़्यादा सिमिलर हैं हमसे, कुछ चीज़ें कम सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलरिटी सब में पाई जा रही है उनके जेनेटिक मटेरियल में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें एक ही जगह से आई हैं, और उससे हम एक चीज़ का ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पहले कैसे रहे होंगे। जैसे कि हमें बोला जाता है कि मंकी के सिस्टर हैं
या उसके पहले भी बोला जाता है कि हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, क्या उनमें चेंजेस हो गए, क्या हम में चेंजेस नहीं हो गए। तो ये अलग अलग तरह के मतलब चेंजेस पे डिपेंड करता है, वेरिंग डिग्रीज की बात कर रहे हैं कि क्या हम में हुआ क्या उनमें हुआ। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन एंड होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।